गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत में हम जो टॉपिक अध्ययन कर रहे थे अभिप्रेरणा की विचारधाराएं, इसके अंतर्गत आज हम विलियम ओची की जेड विचारधारा पर अध्ययन करेंगे। तो विलियम ओची की जेड विचारधारा, विलियम जी ओची जो कि प्रबंध शास्त्र के प्रोफेसर हैं, इन्हें एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन्स बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि कई अमेरिकी कंपनियों में ठीक वैसा ही प्रबंधकीय व्यवहार होता है जैसा कि जापानी कंपनियां वर्षों से कर रही है। उन्होंने यह पुस्तक कई अमेरिकी एवं जापानी कंपनियों के प्रबंधकीय व्यवहार का अध्ययन करने के बाद लिखी। इस अध्ययन के बाद प्राप्त निष्कर्षों को उन्होंने जेड विचारधारा, थ्योरी जेड का नाम दिया। जिन अमेरिकी कंपनियों का उन्होंने अध्ययन किया उन्हें जेड संगठन के नाम से संबोधित किया। इन कंपनियों में IBM, ह्यूलेट पैकार्ड, इंटेल, P&G, स्टर्न, कोडक आदि प्रमुख थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि जेड विचारधारा एक व्यापक प्रबंध की विचारधारा है जो कुछ अमेरिकी एवं जापानी कंपनियों में प्रबंध व्यवहार के अध्ययन एवं विश्लेषण के बाद विलियम ओची ने प्रतिपादित की है। तो इस विचारधारा की कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई थी, जिसमें जेड विचारधारा की विशेषता के रूप में हम अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला जो बिंदु है वो है संस्था तथा कर्मचारियों के बीच घनिष्ठ संबंधों की स्थापना। जेड विचारधारा इस बात पर बल देती है कि संस्था तथा उसके कर्मचारियों के बीच घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। विलियम ओची ने इस हेतु कुछ सुझाव भी दिए थे, जैसे कि आजीवन सेवा योजना देना चाहिए, छटनी तथा जबरन छुट्टी जैसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रेरणाओं से कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, लंबवत यानी कि वर्टिकल पदोन्नति के स्थान पर समानांतर हॉरिजॉन्टल पदोन्नति पर विशेष बल देना चाहिए, प्रत्येक कर्मचारी की जीविका या जीवन वृत्ति की योजना यानी कि करियर प्लान बनाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक कर्मचारी संस्था में उचित पद तक पहुंच सके। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई कर्मचारियों की सहभागिता। जेड विचारधारा इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक कर्मचारी को संस्था के निर्णयों में भागीदारी दी जानी चाहिए। इस हेतु निर्णय करते समय कर्मचारियों से परामर्श करना चाहिए तथा उन्हें सुझाव भी आमंत्रित करते रहना चाहिए। कर्मचारियों के हितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले निर्णयों के लिए तो सामूहिक निर्णय प्रक्रिया ही अपनानी चाहिए। ऐसा करने से कर्मचारी निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध हो जाएंगे। थर्ड विशेषता है अनौपचारिक या एकीकृत संगठन। यह विचारधारा यह सुझाव देती है कि अनौपचारिक संगठन विकसित करने चाहिए। संस्था का कोई संगठन चार्ट, उसमें कोई भी विभाग या उपविभाग या कोई भी दृश्यमान ढांचा नहीं होना चाहिए। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि संस्था में समूह भावना एवं सहयोग की भावना होनी चाहिए, जिससे वे संस्था की समस्याओं के समाधान हेतु मिलकर संसाधनों एवं सूचनाओं का उपयोग कर सके। इसके अतिरिक्त संस्था में पदों एवं कार्यों का विशिष्टीकरण न्यूनतम होना चाहिए। फोर्थ जो विशेषता है मानव संसाधन विकास। जेड विचारधारा यह भी सुझाती है कि प्रबंधकों को कर्मचारियों में नए कौशल चातुर्य का विकास करना चाहिए। इस हेतु प्रबंधकों को अपनी अधीनस्थों की छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें उनकी इन क्षमताओं का विकास करने हेतु उचित प्रशिक्षण एवं प्रेरणा देनी चाहिए। उन्हें अपने अधीनस्थों के विकास हेतु कार्य संवर्धन तथा कार्य समृद्धि तकनीकों का भी उपयोग करना चाहिए। फिफ्थ जो विशेषता है अनौपचारिक नियंत्रण। यह विचारधारा इस बात पर विश्वास करती है कि संस्था में अनौपचारिक नियंत्रण प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान होना चाहिए। नियंत्रण हेतु प्रबंधकों को आपसी विश्वास तथा सहयोग की भावना को अधिक महत्व देना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रबंधकों को अनौपचारिक तरीकों से नियंत्रण करने के उपाय करने चाहिए। अगली है पारस्परिक विश्वास। जेड विचारधारा मानती है कि संस्था में पारस्परिक विश्वास एवं भरोसे का वातावरण होना आवश्यक है।
पारस्परिक विश्वास एवं भरोसे के लिए संस्था के सदस्यों का मस्तिष्क खुला रहना चाहिए तथा आपसी संबंधों में खुलापन आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण। जेड विचारधारा इस बात पर बल देती है कि संस्था में कर्मचारियों के मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। मूल्यांकन हेतु परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही विधियों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से कर्मचारियों में संस्था के लिए प्रतिबद्धता में मजबूती आएगी। 8वीं जो विशेषता है उत्तरदायित्व। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि उत्तरदायित्व व्यक्तिगत आधार पर ही निर्धारित किए जाने चाहिए। कर्मचारियों को स्वयं ही निर्णय करने का दायित्व ग्रहण करना चाहिए, परंतु कर्मचारियों को निर्णय में भागीदारी अवश्य की जानी चाहिए। नेक्स्ट है जीवन वृत्ति पथ। यह विचारधारा यह भी मानती है कि कर्मचारियों के जीवन वृत्ति पथ गैर विशिष्टीकृत आधार पर निर्धारित करने चाहिए। कर्मचारियों को अपने कार्यकारी जीवन में विविध कार्यों का अनुभव मिलना चाहिए। इस हेतु कर्मचारियों का कार्य परिवर्तन करते रहना आवश्यक है तथा व्यापक प्रशिक्षण देना चाहिए। 10वें नंबर की विशेषता है मानवता पर ध्यान। जेड विचारधारा यह भी कहती है कि मानवता पर पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों का ध्यान कार्यस्थल तक ही नहीं रखना चाहिए बल्कि उसके बाहर भी रखना आवश्यक है। उन्हें कर्मचारियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ साथ उसके परिवार, उसकी रुचियों, महत्वाकांक्षाओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि जेड विचारधारा कर्मचारी अभिप्रेरणा को एक नवीन आयाम देती है। यह केवल अभिप्रेरणा की विचारधारा ही नहीं अपितु यह भी संपूर्ण प्रबंध विचारधारा ही है। यह विचारधारा कर्मचारियों एवं प्रबंधकों में पारस्परिक विश्वास एवं सहयोग को ही अभिप्रेरणा का आधार मानती है। अब अगर हम बात करें जेड विचारधारा का मूल्यांकन के अंतर्गत दोष या सीमाएं, तो जेड विचारधारा एक व्यापक प्रबंध विचारधारा है। इसमें कई प्रबंधकीय सिद्धांतों एवं व्यवहारों का समावेश किया गया है ताकि कर्मचारियों का सहज सहयोग एवं विश्वास प्राप्त हो सके। यह अभिप्रेरणा की विचारधाराओं का एक नया आयाम प्रदान करने वाली विचारधारा है, किंतु इसकी भी कुछ कमियां एवं आलोचनाएं हैं या सीमाएं हैं या हम कहें दोष हैं। तो सबसे पहला इसकी दोष की हम बात करें आजीवन सेवा योजना में कठिनाई। इस विचारधारा ने कर्मचारियों के लिए आजीवन सेवा योजना का सुझाव दिया है, किंतु उसे कुछ कारणों से क्रियान्वित करना संभव नहीं हो पाता। जैसे कि कोई भी सेवा योजक किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवा में नहीं रखना चाहेगा जो कम उत्पादक हो, या कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्था को छोड़ने में संकोच नहीं करेगा यदि उसे अन्यथा अच्छा रोजगार मिल रहा हो। दूसरी इसकी सीमा या अवगुण है एक समान संस्कृति कठिन। जेड विचारधारा संस्थाओं में एक समान संस्कृति के विकास की बात को बल देती है जो बहुत ही कठिन है। प्रत्येक संस्था में कर्मचारी भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि एवं वातावरण से आते हैं तथा उनकी जाति, धर्म, भाषा, आदतों में भी अंतर होता है। इन सभी कारणों से एक समान संस्कृति का विकास कठिन है। थर्ड जो पॉइंट है सहभागिता में कठिनाई। निर्णय प्रक्रिया में कर्मचारियों को सहभागिता देने में भी कठिनाई आती है। कुछ प्रबंधक अपने अहंकार एवं अपनी स्वतंत्रता पर चोट समझकर कर्मचारियों को सहभागिता नहीं देते। कई बार कर्मचारी स्वयं भी आलोचना के भय से निर्णय में सहभागी नहीं बनना चाहते। कई बार कर्मचारियों में सहभागिता करने की योग्यता एवं क्षमता ही नहीं होती। इन सभी कारणों से कर्मचारियों के निर्णय में सहभागिता में कठिनाई आती है। फोर्थ पॉइंट है क्रियान्वयन में कठिनाई। कई प्रबंधकों का कहना है कि जेड विचारधारा का क्रियान्वयन करने में व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। जैसे जेड विचारधारा औपचारिक संगठन संरचना को तो अनावश्यक मानती है, किंतु किसी भी संस्था का संचालन औपचारिक संगठन संरचना के बिना संभव नहीं हो सकता। फिफ्थ पॉइंट है सांस्कृतिक भिन्नताएं। जेड विचारधारा जापानी प्रबंधकीय व्यवहार पर आधारित है जो स्वयं जापानी संस्कृति से प्रभावित है, किंतु सभी देशों में सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई जाती हैं जिसके फलस्वरूप सभी देशों में एक सा प्रबंधकीय व्यवहार अपनाया नहीं जा सकता। और सिक्स्थ पॉइंट है अभिप्रेरणा की समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं। यह विचारधारा अभिप्रेरणा संबंधी समस्याओं का पूर्ण समाधान प्रस्तुत नहीं करती। वास्तव में यह एक संपूर्ण प्रबंधकीय विचारधारा है, न कि अभिप्रेरणा की विचारधारा। इन सभी आलोचनाओं या हम कहें अवगुणों या दोष या सीमाओं के उपरांत भी जेड विचारधारा प्रबंधकों एवं संगठनों में काफ़ी प्रचलित
होती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।